स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल अनोना एकेडमी पर। मेरा नाम अनोना शर्मा। आज हम नाइन्थ के साउंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं साउंड का चैप्टर। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड होती क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो पहली बात समझ में आई, साउंड क्या है? एनर्जी। साउंड क्या है? एनर्जी। प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इस एनर्जी से होता है क्या? हमें सुनाई देता है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इसकी वजह से हमें सुनाई देता है। लेकिन सवाल ये हो कि साउंड बनती कैसे है, पैदा कैसे होती है? भाई साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। देखिए आपका गिटार, गिटार में वायर लगी है, दोनों तरफ से वायर को कसा हुआ, आप जरा सा उसको हिलाते हैं तो यानी आप उसमें वाइब्रेशन पैदा करते हैं। वाइब्रेशन पैदा करते हैं तो साउंड सुनाई देती है ना उसकी, बहुत मीठी मीठी सी। बिल्कुल सही। जैसे यहां देखिए, अगर मैं यहां एक वायर लगा दूं, दोनों तरफ से उसको कस दूं, इसको थोड़ा हिलाऊं तो ये वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। घंटी भी तो आपने देखी हुई है, इस घंटी के ऊपर जब हथौड़ा मारते हैं तो ये घंटी वाइब्रेट करती है तो साउंड आती है। सो क्या समझ में आया हमें पहली चीज ये समझ में आई, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये होगी आपके लिए डेफिनेशन। हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको आए डिफाइंड साउंड तो ये दोनों चीजें एक साथ लिख देना। कैसे लिखना है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। द साउंड is produced by vibrating objects. साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है। और जी, साउंड को समझने से पहले हमें बहुत जरूरी है कि हम वेव को समझें। वेव क्या होती है, तभी हम साउंड के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से उसको समझ पाएंगे। वेव क्या होती है? ए वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। किसी भी मीडियम में अगर किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस है वाइब्रेशन की वजह से, उसको हम कहते हैं वेव। मीडियम क्या होता है? एनीथिंग विच एग्जिस्ट। कोई भी चीज जो है उसको हम मीडियम बोल सकते हैं। जैसे हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बीच में क्या है, हमारे पास एयर है, मीडियम। हमारे पास सॉलिड, मीडियम। हमारे पास लिक्विड, मीडियम। यानी मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? जब लिक्विड, सॉलिड या गैसेस में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो, तो उस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं वेव। तो चलिए डेफिनेशन ये लिख लीजिए। ए वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। भाई ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इट कैरीज एनर्जी। इस वेव में केवल एनर्जी ट्रांसफर होता है, मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मीडियम यहां से वहां चला जाएगा, नहीं, एनर्जी ट्रांसफर होगी थ्रू मीडियम। ये बात समझ में आई? एनर्जी ट्रांसफर थ्रू मीडियम। सो a wave is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another. Fine. अगर इसको मैं देखूं और तो मैं कह सकता हूं टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मीडियम। मीडियम के हिसाब से अगर मैं वेव टाइप्स ऑफ वेव्स देखूं, वैसे तो बहुत तरह की हैं, लेकिन मेनली हम इसके ऊपर बात करेंगे आपके नाइन्थ के सिलेबस के हिसाब से। इलास्टिक एंड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, इनको हम इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। देखिए, वो डिस्टर्बेंस जिसको चलने के लिए, जिसको कैरी करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। दोज वेव्स व्हिच नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? चलना। प्रोपगेशन का मतलब मूव करना, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, एनर्जी का मूव करना, प्रोपगेशन। दोज वेव्स व्हिच नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलास्टिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव। साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव। क्योंकि साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स। वाटर वेव्स भी क्या है? मैकेनिकल वेव्स। और ओके, सो डेफिनेशन आएगी तो ऐसे ही लिखना, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? तो आप लिखेंगे दोज वेव्स व्हिच नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स। सो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूसरे ढंग के, दोज वेव्स व्हिच डू नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम। ऐसी वेव्स जिनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए। ध्यान देना, दो तरह की वेव्स होगी। एक वेव वो ही जिसको मीडियम की जरूरत है, उसे हम कहेंगे मैकेनिकल वेव। वो वेव बिना मीडियम के नहीं चल सकती। दूसरी वेव वो ही जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी वो वैक्यूम से भी चल सकती है। ऐसी वेव्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोज वेव्स व्हिच डू नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मैंने आपको बता दिया, नहीं चलना, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से भी चल सकती हैं एज वेल एज मीडियम से भी चल सकती हैं। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स। भाई इधर ध्यान दो, लाइट वेव्स। सन यहां से बहुत दूर है, सन और अर्थ के बीच में बहुत सारा वैक्यूम भी है, तो सन से जब लाइट आती है तो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। वैक्यूम में ट्रेवल करने के बाद वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, यानी मीडियम में एंटर करती है, मीडियम में भी ट्रेवल करती है, तब हमारे तक पहुंचती है। यानी लाइट वेव्स एक ऐसी वेव है जो वैक्यूम में भी चल सकती है, मीडियम में भी चल सकती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो वेव्स भी वैक्यूम में भी चल सकती हैं, मीडियम में भी चल सकती हैं, उनको हम रेडियो वेव भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोज वेव्स व्हिच डू नॉट नीड ए मटेरियल medium for their propagation are known as electromagnetic waves. These waves can travel through vacuum as well as through medium. For example, light waves and radio waves are electromagnetic waves. याद रह जाएगा? Okay.
तीसरी वेव से कहते हैं हम सीज्मिक वेव। ये सीज्मिक वेव्स क्या होती हैं? जो डिस्टरबेंस इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर अगर कुछ डिस्टरबेंस हो रही है उससे जो वेव्स बनती हैं उनको कहते हैं हम सीज्मिक वेव्स। यही वेव्स हैं जो अर्थक्वेक लाती हैं। अर्थक्वेक सीज्मिक वेव्स की वजह से आता है। सो डेफिनेशन पूछी जाए तो कैसे लिखना है? द डिस्टरबेंस इनसाइड द अर्थ व्हिच कॉजेज वेव्स मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड सीज्मिक वेव्स। ये सभी जहां से जहां भी इसका बोलते हैं ना कि अर्थक्वेक का देखिए फलानी फलानी जगह इसका सोर्स है, मतलब वहां कोई डिस्टरबेंस हुई, वहां से वो डिस्टरबेंस चली चारों तरफ को हम कहेंगे उसको सीज्मिक वेव, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब चलने का ढंग। चलने का ढंग ये किस ढंग से चलेगी? ये जब चलेंगी तो उनका चलने का ढंग क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा ना अभी जब एक एक चीज समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। इनके चलने के ढंग के हिसाब से हम इनको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरे को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक को ट्रांसवर्स, दूसरे को लॉन्गिट्यूडनल। किस बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपगेशन, किस ढंग से वो चलती हैं उस बेस पे। तो चलिए अब समझते हैं ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। देखिए ट्रांसवर्स वेव्स को समझने के लिए मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास ये कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल मैं यहां ले लूं, एक पार्टिकल यहां दूर दूर ले रहा हूं मैं पार्टिकल, ताकि आपको ठीक से दिखे। ये कुछ पार्टिकल्स हैं। ऑलराइट, लेट अस से यहां पॉइंट ए से वेव जा रही है पॉइंट बी की तरफ। ए से वेव जा रही है बी की तरफ। तो जब वेव जा रही है तो ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं, ऐसे समझ लो कि कोई भी मीडियम, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस, कोई भी, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस ढंग से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन, ये याद रहेगा। ये वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स अप एंड डाउन। जैसे यहां समझ लेते हैं, अगर मैं यहां रख लूं इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल यहां है, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा। यहां कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा। यहां कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? यहां कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट करेगा। वेव किधर जा रही है? इधर। पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है? इधर। सो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके 90 डिग्री एंगल के ऊपर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। फिर से ध्यान देना, इधर ध्यान सारा इधर। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो पार्टिकल है मीडियम का, ये 90 डिग्री एंगल के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है। अब यहीं से इसकी डेफिनेशन बन रही, व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स? Waves in which the particles of the medium vibrate up and down, up and down, up and down. Wave in which the particles of the medium vibrate up and down to the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. Perpendicular to the जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अब देखो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, वेव जा रही है इधर, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, वेव जा रही है इधर, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, लेकिन वेव जा रही है इधर। अब ये पार्टिकल जो है ये हमेशा अपनी इस मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करता रहेगा, ये अपनी मीन पोजीशन से नहीं हटेगा। कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब यह है कि लेटर से ये जो पार्टिकल है, जैसे ये डिस्टरबेंस गुजर जाएगी, ये एनर्जी जो डिस्टरबेंस की है वो खत्म हो जाएगी, तो ये पार्टिकल वापस अपनी इस मेन पोजीशन पे आ जाएगा। पार्टिकल इधर नहीं जा रहा है, पार्टिकल इधर नहीं जा रहा है, तो इधर जा क्या रहा है? एनर्जी। जैसे ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे, अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल तीसरे को, तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल को अपनी एनर्जी देता चला जाएगा। इस ढंग से ये एनर्जी ट्रेवल कर जाएगी, ए से बी तक पहुंच जाएगी। ये बात समझ में आई? सो ट्रांसवर्स वेव्स क्या हुई? डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसको? चलिए देखते हैं। डेफिनेशन होगी ट्रांसफर वेव, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन, राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। फिर से देखो, ट्रांसवर्स वेव्स, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स ध्यान में रखना, लाइट वेव्स के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन लाइट इधर जा रही है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, लाइट इधर जा रही है और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। वाटर वेव्स, यहां से समझते हैं। वाटर वेव से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने किसी स्टिल वाटर में अगर पत्थर फेंका तो आप देखते हैं उसमें रिपल्स बनती है ना, देखी है ना? हाँ, रिपल्स को देख के ऐसा लगता है कि जहां हमने पत्थर फेंका वहां से पानी हमारी तरफ को, यानी किनारों की तरफ को मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पानी वहां से मूव नहीं कर रहा है। पानी का जो पार्टिकल है, वो पानी का जो मॉलिक्यूल है, वो ऐसे अप एंड डाउन अपनी इस मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, वो नहीं जा रहा है, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से सारे पार्टिकल्स धीरे धीरे इनमें वाइब्रेशन चली जाती है, अप एंड डाउन, और हमें लगता है रिपल्स देखे कि पानी सेंटर से किनारों की तरफ को आ रहा है। कुछ और देखना हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
अगर मान लेते हैं उस स्टिल वाटर में कहीं कोई पत्ता पड़ा हुआ, कोई लीफ फ्लोटिंग, एक पत्ता उसके ऊपर तैर रहा है, आपने पत्थर फेंका, अगर पानी वहां से ट्रांसफर हो रहा होता, पानी वहां से मूव कर रहा होता किनारों की तरफ को, तो वो पत्ता धीरे धीरे चलते 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 किनारे पे पहुंच जाता, नहीं, लेकिन नहीं पहुंचता, वो उसी जगह अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हिलता रहता है। तो ये बात समझ में आई? क्या ध्यान में रखना है? वेव के चलने पर मीडियम नहीं चलता, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, चलती है एनर्जी, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देता चला जाता है, वो एनर्जी आगे 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 चलती जाती है, लेकिन पार्टिकल वहीं का वहीं रहता है। जैसे ये वेव खत्म हो जाएगी, यानी ये डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी, तो पार्टिकल वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। फिर से समझ लो, फिर से समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो देखो ये पार्टिकल समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल है ये, जब तक एनर्जी है ये वाइब्रेट करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, और जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये अपनी जगह, ये है इसकी मीन पोजीशन, ये अपनी इस मीन पोजीशन के ऊपर वापस से सेटल हो जाएगा। पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। फिर से ध्यान देना, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, और जब ये वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगी तो ये वापस अपनी इसी मीन पोजीशन के ऊपर सेटल हो जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। देखिए पार्टिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल, ओके, ट्रांसवर्सल वेव। ये ग्राफ बना लेते हैं, ये रहा। लेट अस से पार्टिकल इनिशियली इधर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं पार्टिकल, सारे के सारे मजे से बैठे हुए। कब? जब इनमें से किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं गई है, जब इनमें से किसी भी तरह की कोई वेव नहीं है, तो पार्टिकल ऐसे बैठे हुए हैं। अब ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये जब ऐसे बैठा हुआ है, इसके ऊपर जब डिस्टर्बेंस गई तो ये अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, वाइब्रेट करेगा। हाँ जी, तो जब अप जाएगा तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, जब डाउन जाएगा मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, जब अप जाएगा तो ऐसे, जब डाउन जाएगा तो ऐसे। ये बात समझ पाई? अब देखो ये पार्टिकल जब अप गया तो ये वाला हिस्सा बना, ये पार्टिकल जब डाउन गया तो ये वाला हिस्सा बना। फिर से ध्यान से देखो, पार्टिकल जब अप गया तो ये वाला हिस्सा बना, पार्टिकल जब डाउन गया तो ये वाला हिस्सा बना। समझ में आई बात? ये जो अप वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसको डिनोट कर देते हैं सी से। और ये जो डाउन वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं ट्रफ, और डिनोट कर देते हैं हम इसको टी से। फिर से ध्यान से समझना, ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट, नीचे वाले हिस्से को ट्रफ, ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट, नीचे वाले हिस्से को ट्रफ। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि ट्रांसवर्सल वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। इधर 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 ट्रांसवर्सल वेव्स ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्सल वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये बात समझ में आ गई? अब बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गई क्रेस्ट एंड ट्रफ, लेकिन क्रेस्ट होता क्या है? हाउ टू डिफाइन क्रेस्ट? चलिए समझते हैं। क्रेस्ट क्या है? आपने ऊंट देखा, ऊंट के ऊपर एक हंप होता है, हाँ जी, या एलिवेशन होती है। सो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं बोलूंगा लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। चलो जी, ये लाइन को क्या बोलते हैं हम? लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस, या इसको मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। इसको यू कैन से इट इज द मीन पोजीशन। क्या बोल सकते हैं इसको मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं, या इसको लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस भी बोल सकते हैं। लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस का मतलब है जब कोई डिस्टरबेंस मीडियम में से नहीं जा रही तो पार्टिकल इधर बैठे हुए हैं, ऐसे समझ लो, इस लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं, जब किसी भी तरह की कोई भी डिस्टरबेंस मीडियम से नहीं गुजर रही है। लेकिन जैसे डिस्टरबेंस गुजरी तो पार्टिकल अप गया तो क्रेस्ट बना, पार्टिकल डाउन भी आया, मीन पोजीशन से डाउन भी आया, मीन पोजीशन से डाउन आया तो उसको हमने बोला ट्रफ। ये बात समझ में आई? अब डिफाइन करते हैं क्रेस्ट को। यार जैसे ये बना है ना, वैसी डेफिनेशन है, द हम्प और एलिवेशन अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। ये कहां है? ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस के ऊपर है, और इसको हम क्या बोल देते हैं? हम्प बोल सकते हैं, एलिवेशन भी बोल सकते हैं। सो मैं ये कह सकता हूं द हम्प और एलिवेशन अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस इज नोन एज क्रस्ट। कम ऑन अभी याद कर लो, द हम्प और एलिवेशन अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस इज नोन एज द क्रस्ट। ट्रफ इसका उल्टा, ये नीचे की तरफ है, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको मैं बोल देता हूं चलो डिप्रेशन। क्या बोल दूं इसको? डिप्रेशन। तो ये डेफिनेशन क्या होगी? द डिप्रेशन बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस इज नोन एज द ट्रफ।
समझ में आ रही बात? द डिप्रेशन बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस इज नोन एज द ट्रफ, और द हम्प एंड एलिवेशन अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस इज नोन एज द crest, and the depression below the line of zero disturbance is known as the trough, and transversal waves travels in the form of crest and trough. ये बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज समझते हैं, crest and trough समझ में आ गया, अब समझते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? यहां से जो पार्टिकल उठा, यानी ये जो पार्टिकल गया, इसने मैक्सिमम डिस्टेंस मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका मीन पोजीशन से, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। चलो यहां देख, लेट अस से ये देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं ऐसे कर दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, यही इसकी डेफिनेशन बन गई। यहां से देखो ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पहुंची, यहां तक पहुंचा, तो मैं बोल सकता हूं ये एम्पलीट्यूड है, हां जी बोल सकता हूं। और ये पार्टिकल इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड। ये तीनों एम्पलीट्यूड जो मैं यहां दिखा रहा हूं, ये सभी एम्पलीट्यूड एक ही हैं, बराबर हैं, सिर्फ दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब इसी चीज को जो हमने इधर बनाया, यार इसी को लिख दो डेफिनेशन में। The maximum displacement from the mean position to the extreme position, mean position भी तो बोलते हैं हम line of zero disturbance को। The maximum displacement from the mean position to the extreme position, ये होगी extreme position, ये होगी mean position, ये होगी mean position, ये होगी extreme position। So maximum displacement from the mean position to the extreme position is known as its amplitude. Is it okay? So wave है, crest and trough है, ट्रांसवर्सल वेव है तो क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में चलेगी। क्रेस्ट समझ लिया, ट्रफ समझ लिया, तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। इतनी बात समझ में आ गई? करेक्ट, ओके। अब देखो, अगर मैं दो क्रेस्ट को आपस में मिला दूं, इधर दो क्रेस्ट को मैंने आपस में मिला दिया, फिर से ध्यान देना, तो इसको कहते हैं वेवलेंथ, डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये LEMDA, लैम्डा। इसको डिनोट करते हैं कहां से कहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। या इस डिस्टेंस को और भी देख सकते हैं, चलो थोड़ा इसको आगे बढ़ा लूं, तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं? ऑलराइट, हो गया। सो ये जो डिस्टेंस है ट्रफ और ट्रफ के बीच में, इसको भी हम कह देते हैं वेवलेंथ लैम्डा। ऑलराइट, ये बात समझ में आई? सो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ का मतलब है डिस्टर्बेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको मेजर करने का जो एक ढंग है, दैट इज नोन एज द वेवलेंथ। यहां से डेफिनेशन से देखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, फिर से बात करना, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। ये क्या है? ट्रफ है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। ये बात समझ में आई? इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। सो व्हाट इज वेवलेंथ? डेफिनेशन आएगी डेफिनेशन एक नंबर में आ सकती है, डिफाइन वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। यहां तक क्लियर है? ऑलराइट जी। अब एक दो चीजें और हैं जो हमें समझनी है, वो ये है कि लेट अस से सर ये टी इज नोन एज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन यहां का मतलब है वन वेवलेंथ। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ इज नोन एज द टाइम पीरियड। एक वेवलेंथ को पूरा करने के लिए, एक वेवलेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगा, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। सो टाइम, इसको डिफाइन ऐसे लिख सकते हैं, आप सीधे लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। ऑलराइट, एक और चीज है, ये वेवलेंथ कितनी बार ये टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड is equal to 1 upon f. What is f? F is frequency. Time period is given by t is equal to 1 upon f. T is equal to 1 upon f. Is it okay? Okay, चलिए इसको मैं थोड़ा यहां कर देता हूं, थोड़ा और आगे चलने के लिए, समझने के लिए। So time period t, time taken to complete one oscillation it is given by t is equal to 1 upon f. तो time period के जो ऐसा टाइम के जो ऐसा यूनिट होते हैं, वही। ऑलराइट, सो अब अगली चीज आती है फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इट इज गिवन बाय f इज इक्वल टू 1 अपॉन t। यहीं से देखो ना, t इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो f किसके बराबर हो गया? f इज इक्वल टू 1 बाय t। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं, इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू। आप इसको न्यू से भी डिनोट कर सकते हो, आप इसको f स्मॉल f से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों ही चीजें
इक्वली गुड है। सो आपने क्या समझा, आपने समझा क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? द हम्प और एलिवेशन अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ट्रफ, द डिप्रेशन बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस इज नोन एज द ट्रफ। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज द वेवलेंथ। इट इज मेजर्ड इन मीटर। वेवलेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। क्यों? ये डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। फिर हमने बात की टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ। सो आपने लिखना कैसे है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। इट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 1 बाय f। तो ये f क्या है? व्हाट इज f हियर? f इज द फ्रीक्वेंसी। अब आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, इसलिए नीचे t, पर यूनिट टाइम इसलिए नीचे t। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आई? एम्पलीट्यूड समझ में आया? एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। भाई अब आप बोलोगे सर किसी एक जगह दे दो डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लें, याद रह जाएगी। तो भाई ये लो, crest, the hump or elevation above the line of zero disturbance is called crest. Trough, the depression below the line of zero disturbance is called trough. Amplitude, the maximum displacement of the particles from the mean position to the extreme position is known as amplitude. It is denoted by A. इसको A से denote करते हैं। Time period, time taken to complete one oscillation is known as the time period, and it is given by T is equal to 1 upon F. Frequency f, the frequency is defined as the number of oscillations per second. It is noted by the symbol f or nu. तो nu is a Greek letter. Unit of frequency क्या होता है? CPS, cycles per second, या हर्ट्स भी इसको कहते हैं। एंड दिस फ्रीक्वेंसी f इज गिवन बाय f इज इक्वल टू 1 अपॉन t। बात आई वेवलेंथ की। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crest or two consecutive troughs is known as the wavelength of the wave. It is denoted by the letter lambda. याद रह जाएगा ये, याद रह जाएगा। Okay. Wavelength of a sound wave is also equal to the distance traveled by it in its periodic time. Time period. पीरियोडिक टाइम मतलब टाइम, एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर किया वो उसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं, वो भी वेवलेंथ के बराबर ही होता है। दैट इज डन। सो इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसा यूनिट होते हैं मीटर। सो आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बना हुआ है डायग्राम। दिस इज वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड ए, दिस इज एम्पलीट्यूड। ओके, ऑलराइट। सो ये आप नोट कर सकते हैं। डन हो गया, नोट हो गया, ओके आगे चले। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल के बाद दूसरी तरह की वेव्स जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं आइए समझते हैं। देखिए ये जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है ना, ये जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, ये पार्टिकल मीडियम के, मैंने क्या कहा, हम किसके बेस पे बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इस बेस पे बात कि पार्टिकल्स ये एनर्जी चलेगी कैसे, प्रोपागेट कैसे करेगी, ऑन द वे ऑफ प्रोपागेशन। सो जब कोई डिस्टर्बेंस इधर से इधर जा रही है, लेट अस से डिस्टर्बेंस इधर से इधर जा रही है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, डिस्टर्बेंस जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो ये पार्टिकल इस बार ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा। हमने जो पहले पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता था? अप एंड डाउन। पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता था? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। लेकिन इधर अब ये अप एंड डाउन नहीं कर रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, या बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ। ये देखो ऐसे, ये पार्टिकल है इधर, ये पार्टिकल है इधर, ये पार्टिकल है इधर, ये पार्टिकल है इधर, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेव इस तरफ है नहीं। पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वेव इधर जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वेव इधर जा रही है। वेव मतलब एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी उस डायरेक्शन में हो रही है। सो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिनमें पार्टिकल इस ढंग से वाइब्रेट करे। जरा देखें ये पार्टिकल की वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके पैरेलल जैसी लग रही है, तो डेफिनेशन में भी वही लिखेंगे। फिर से देखो, ये जो पार्टिकल की मूवमेंट है, ये जो वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, इट इज ऑलमोस्ट इट इज लुकिंग लाइक पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वही डेफिनेशन में आ गया। ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, दोनों में से कोई भी एक लिख लेना, चाहे दोनों लिख लेना, एक ही बात है। इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, साउंड वेव्स कैसी हैं?
चलने के ढंग से कैसी हैं? चलने के ढंग से साउंड वेव्स कैसी हैं? साउंड वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी जब मैं यहां बोल रहा हूं तो मेरे सामने जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, हवा के, वो पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं और साउंड उधर जा रही है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, साउंड इधर जा रही है। अगर साउंड इधर जा रही है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, साउंड इधर मूव कर रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, और साउंड इस तरफ जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? सो जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है उसी डायरेक्शन के पैरेलल जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो हम उन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। सो याद रख लो, ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट टू एंड or back and forth in the direction parallel to the direction of propagation of wave is called longitudinal wave. For example, sound waves are longitudinal in nature. ये बात समझ में आई? याद रह जाएगा। साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो साउंड चैप्टर में साउंड वेव कैसी है, साउंड वेव कैसी है, साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल। किस वे में? उनके प्रोपोगेशन के ढंग से साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स समझते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं एक मीडियम लेता हूं, ये एक मीडियम, इसमें जो पार्टिकल है वो ऐसे मजे से, ये जो एक एक लाइन में लगा रहा हूं, इस लाइन को आप समझ लो पार्टिकल। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं, इस लाइन को आप समझ लो कि ये है पार्टिकल। तो ये पार्टिकल जो है वैसे पड़े हुए हैं। ये कब? जब इसमें से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई वेव इसमें से जा नहीं रही है, तब ये पार्टिकल्स ऐसे 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 बैठे हुए हैं। ये बात क्लियर होगी? क्लियर होगी? डायग्राम थोड़ा देख लेना। ये बात क्लियर होगी? हाँ जी। ये वो है जब इसमें से कोई डिस्टरबेंस नहीं जा रही है, तब जो मीडियम की सिचुएशन है, जो उसमें जो पार्टिकल की सिचुएशन लेटेस्ट से वो ये है। लेकिन जब इसमें से वेव गई तो ये पार्टिकल ऐसे और ऐसे वाइब्रेट करना शुरू किए। जब ये पार्टिकल यहां से गया, ऐसे गया, तो इसने सारे पार्टिकल्स को, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे के और क्लोजर आ गए। जब ये क्लोजर आ गए तो देखो जरा लुक क्या आता है, देखना जरा ध्यान से। इसी मीडियम को मैं इधर बना रहा हूं। ये पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज बहुत क्लोज बहुत क्लोज बहुत क्लोज हो गए। ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज हो गए। ये बात समझ में आ रही है? ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज हो गए। ये जो क्लोज हुए, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। क्या कहते हैं इसको? कंप्रेशन। डिनोट कर देते हैं इसको सी से। फिर उसके बाद क्या हुआ? पार्टिकल वापस इधर को वाइब्रेट किया, तो पार्टिकल इधर वाइब्रेट किया, तो ये जो इनकी नॉर्मल पोजीशन है, अब इस नॉर्मल पोजीशन से ये एक दूसरे से ज्यादा दूर हो गए। ये ज्यादा दूर हो गए। इसको क्या कहते हैं हम? रेयरफैक्शन। क्या कहते हैं इसको? रेयरफैक्शन। पार्टिकल फिर क्लोजर हो गए, पार्टिकल फिर क्लोजर हो गए एक दूसरे के। कंप्रेशन। पार्टिकल फिर एक दूसरे से दूर हो गए। रेयरफैक्शन। पार्टिकल फिर क्लोजर हो गए एक दूसरे के। कंप्रेशन। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे डायग्राम में भी दिखाऊंगा ये, लेकिन यहां समझो। सो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जरा ध्यान देना इधर है। जब ये कंप्रेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। जब ये कंप्रेस कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। कंप्रेस कैसे करेगा? जैसे पार्टिकल इधर मूव किया, ये पार्टिकल है, ये इधर मूव किया, ये इसके क्लोज आ गया। हाँ जी, ये भी इधर मूव किया, इससे ये सारे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए। कंप्रेशन। फिर ये वापस इधर को आया तो बाकी के पार्टिकल भी आए, तो ये हो गया रेयरफैक्शन, एक दूसरे से दूर चले गए। नॉर्मली ऐसे थे, कंप्रेस हुआ तो ऐसे, दूर चले गए तो ऐसे। ये बात समझ में आई? सो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। क्या हम ये बोल सकते हैं कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव? हेंस साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जब कंप्रेशन आएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां पे पार्टिकल्स के मीडियम की डेंसिटी, ज्यादा पार्टिकल हो गए, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा भाई, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। याद रख लो इसको। जब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन में हो क्या रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। पार्टिकल आर कमिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है लेकिन डेंसिटी बढ़ रही है। और रेयरफैक्शन में उल्टा हो रहा है। रेयरफैक्शन में क्या हो रहा है? पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। रेयरफैक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर है। अब डेंसिटी कम हो रही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। इज इट ओके? अब डिफाइन करते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन को। डिफाइन कैसे करेंगे कंप्रेशन को? सी देखो, पहले तो ये समझना है,
ये है ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन ऑफ द मीडियम। जब तक इसमें से कोई वेव नहीं गई थी तब पार्टिकल्स ऐसे मजे से बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह पे जैसे भी थे, तो मान लेते हैं उनके बीच में ये डिस्टेंस था। जब कंप्रेशन आया तो पार्टिकल्स क्लोजर हो गए, इस डिस्टेंस से भी ज्यादा क्लोज आ गए। ये जो उनका ओरिजिनल डिस्टेंस था इससे भी क्लोजर आ गए। बस यही डेफिनेशन है कंप्रेशन की। When the particles of the medium are closer to each other than they normally are, फिर से ध्यान इधर, when the particles of the medium are closer to each other than they normally are in their original undisturbed position, then it is known as the compression. When the particles of the medium are closer to each other than they normally are in their original undisturbed position, then it is known as the compression. Come on, come on. When the particles are closer to each other than they normally are, normally particle इतनी दूर थे, then they normally are इससे भी close हो गए. When the particles are closer to each other than they normally are in their original undisturbed position, then it is known as the compression. Original undisturbed position मतलब जब इसमें से कोई भी disturbance पास नहीं कर रही थी। ओके, rarefaction इसको उल्टा कर दो। When the particles are far away from each other, when the particles are far away from each other, जब particles एक दूसरे से दूर है, when the particles are far away from each other than they normally are, जब वो normally थे undisturbed position में उससे भी ज्यादा दूरी पर, एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर चले गए। देखो इसमें नॉर्मल डिस्टेंस ऐसा है, इसमें देखो नॉर्मल डिस्टेंस ज्यादा हो गया, एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर चले गए, तब हम कहेंगे इट इज ए रेयरफैक्शन। तो क्या बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? When the particles are far away from each other, when the particles are far away from each other than they normally are in their original undisturbed position, then it is called rarefaction. When the particles are far away from each other than they normally are in their original undisturbed position, then it is known as the rarefaction. समझ में आया? समझ में आया? Clear? Okay. दो अब वेवलेंथ ओके, दो कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस, फिर से समझ लो, दो कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस या दो रेयर फ्रैक्शंस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। यहां पे ऐसे करेंगे। तो इसमें अगर मुझे कोई ऐसे पूछे कि डिफाइन द वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस इज नोन एज द वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस इज नोन एज द वेवलेंथ। ध्यान में रहेगा। Two consecutive compressions or two consecutive rare fractions is known as the wavelength. It is noted by lambda. ये बात है। पहले वाले में क्या था, उसमें crest trough था, two consecutive crest and two consecutive troughs। यहाँ क्या है, compression and rare fractions है, तो two consecutive compressions and two consecutive rare fraction is known as the wavelength. I hope you got it. ये बात समझ में आई? चलिए अब ले लीजिए आप अपना स्क्रीनशॉट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी लेना है तो देखो यहां पे पार्टिकल्स क्या है, यहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है, यहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं मतलब वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है। यहां क्या है, ये कंप्रेशन, यहां पे पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, वॉल्यूम कम है लेकिन डेंसिटी ज्यादा है। यहां देख लीजिए ध्यान से, यहां अगर आप ध्यान से देखें, यहां देखो पार्टिकल्स एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, ये क्या है, कंप्रेशन। यानी यहां पे वॉल्यूम कम है लेकिन यहां पे डेंसिटी ज्यादा है। ये बात समझ में आई? लेकिन पार्टिकल एक दूसरे के दूर चले गए तो देखो ये वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन डेंसिटी कम हो गई। और जब मैं इन दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस लूंगा हम कहेंगे ये लैम्डा है, या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस लूंगा तो मैं कहूंगा ये लैम्डा है, यानी इसकी वेवलेंथ है। फाइन। सो कंप्रेशन, आप डेफिनेशन के लिए आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। When the particles of the medium are closer to each other than they normally are in their original undisturbed position, then it is called the compression. Rarefaction, when the particles of the medium are far away from each other than they normally are in their original undisturbed position, then it is called the rarefaction. Wavelength, the distance between the two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called the wavelength of the wave. It is noted by lambda and its unit is meter. क्यों? क्योंकि वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसे यूनिट तो मीटर ही होता है ना। चलिए आगे एक और ढंग से समझते हैं, स्लिंकी के ढंग से। स्लिंकी क्या होता है? स्लिंकी है एक तरह का खिलौना स्प्रिंग की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्प्रिंग, लंबे और फ्लेक्सिबल स्प्रिंग की तरह। ये समझिए, ये क्या है, एक खिलौना है। क्या है ये? एक तरह का खिलौना है, स्प्रिंग है, ऐसे समझ लो स्प्रिंग है। जब ये स्प्रिंग है, ये है इसकी नॉर्मल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है इसकी?
नॉर्मल पोजीशन, जब इसमें किसी भी ढंग की हमने कोई भी डिस्टरबेंस इसमें नहीं है, वो पोजीशन है इसकी नॉर्मल पोजीशन। इज इट ओके? ओके, लेकिन जब मैंने इसको खींचा या कंप्रेस किया या खींचा, कंप्रेस किया खींचा, तो इसमें कुछ ऐसे बहुत क्लोज आ गए, कुछ पार्टिकल्स, कुछ इसके जो ये जो स्प्रिंग है ये क्लोज आ गए, उसको मैंने बोल दिया कंप्रेशन, और जो एक दूसरे से दूर हो गए उसको मैंने बोल दिया रेयरफैक्शन। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन स्प्रिंग ऐसे दिखा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लिंकी। किया क्या, एक एंड से हमने इसको बांध दिया, एक एंड हमने रखा फ्री और नॉर्मल पोजीशन में ही रहा। फिर अगर हमने इसको खींचा तो कहीं कंप्रेशन बन जाएगा, कहीं रेयरफैक्शन, कहीं कंप्रेशन, कहीं रेयरफैक्शन, कहीं ये स्प्रिंग्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज दिखेंगे, कहीं ये स्प्रिंग एक दूसरे से ज्यादा दूर दिखेंगे। तो जहां दूर दिखेंगे तो जब इसको छोड़ेंगे ना हम, तो ये ऐसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में इसी ढंग से ये वाइब्रेट करेगा, जैसे कि इस वेव में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो इससे भी आप इसे देख सकते हैं। दैट इज व्हाट द स्लिंकी। सो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में इसके अगले हिस्से के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।